चलिए एक बार फिर से अपने शो की तरफ लौटते हैं और आज हमारे साथ खास तौर पर दिग्गज एक्सपर्ट भी चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, नेचुरल गैस, एग्री जो कमोडिटीज़ हैं उन सभी पर आपको रणनीति बताएंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ भाविक पटेल साहब जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल से इस वक्त चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ अनिंद्य बैनर्जी साहब भी जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे बड़ी चिंता तो आज की यही है, एमसीएक्स पे जो ट्रेडिंग के चैलेंजेस आ रहे हैं और अभी तक उस पर कोई स्पष्ट जवाब, कोई किसी तरह की बहुत ही ठोस बात सामने नहीं आ पाई है। अब देखते हैं। लेकिन भाविक, इन सब के बीच में अगर हम खास तौर पे पिछले 10 दिनों से गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं, वो एक तरह से लोगों को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। हालांकि दोनों को अलग नजरिए से देखना होगा। आपको सबसे ज्यादा कंसर्न अभी कहां दिख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, कंसर्न की अगर हमें थोड़ा लंबा पिक्चर अगर देखें तो 1978 के बाद अगर देखें तो 4 ही बार इंस्टेंस हुए कि जहां पे गोल्ड ने 9 वीक लगातार वीकली पॉजिटिव गेन्स दिए। और उसके बाद जब भी हमने देखा है तो ऑन एवरेज जब 9 हफ्ते वीकली गेन देते हैं तो उसके बाद का जो वीक होता है उसमें 3.3% नेगेटिव रिटर्न देते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते अगर देखें तो नियरली 3.2% नेगेटिव रिटर्न, और 4 हफ्ते देखें उसके बाद तो नियरली 6%। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमने 2 साल में देखा 148% रिटर्न सोने में दिया है मैक्सिमम लास्ट 6 महीने में। तो एक करेक्शन तो ड्यू ही था। और हमने पहले भी देखा है कि जब इतनी रैली होती है तो एक करेक्शन आता है और मार्केट कंसोलिडेट भी हो रहा है। और अभी अगर देखें तो ये जो यूएस और चाइना के ट्रेड टैरिफ की जो टॉक्स पॉजिटिव चल रही है वो थोड़ा गोल्ड में थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा, इतने हाई प्राइस पे जो बाज है वो भी थोड़ा एग्जॉस्ट होते हैं क्योंकि इतने हाई प्राइस पे कितना कौन बाय करेगा। तो फंडामेंटल्स इतने चेंज नहीं हुए अभी भी। अगर देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग स्ट्रांग ही है, आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड तेजी करेगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर हिस्ट्री देखें तो इतनी रैली के बाद करेक्शन आता ही है, कंसोलिडेशन भी होता है, 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं गोल्ड को नई रैली छूने में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो करेक्शन है दोनों गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू रह सकते हैं अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो। चलिए, तो फिर भी अगर हम आज के दिन के ट्रेड को समझना चाहें तो वो आपकी ओर से क्या होगा? देखिए, ट्रेड में अभी भी मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक जब तक 4100 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक नीचे 3880 और 3750 तक के भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस दिख सकते हैं। गोल्ड यहाँ पे एमसीएक्स में 1,20,000 है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट शायद वो भी आई थिंक डाउन साइड जा सकता है। तो अगर कोई भी अपसाइड मिलता है 1,22,000 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। 1,18,000 के टारगेट के लिए 1,23,000 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर मार्केट खुलता है तो। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल प्राइजेस से कंपेयर करें तो याद रखिए 4100 का भाव आपको ध्यान रखना होगा। भाविक, जरा उन लोगों को राय दीजिए जिन्होंने शायद ऊपरी स्तरों पर, मतलब इस सिल्वर की खास तौर पे, क्योंकि वहां पर ज्यादा कंसर्न बन रहे हैं कि जिन्होंने जरा ऊपरी स्तरों पर बाइंग कर ली, मान लीजिए 170 180 के लेवल पे किसी ने बाइंग की और कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी रैली देखी और अब कहीं ना कहीं उनके मन में चिंता है। हालांकि वो लॉन्ग टर्म के ज्यादातर लोग हैं, मतलब एक अच्छे कह सकते हैं कि अमाउंट में उन्होंने खरीदा है, साइज बड़ा है उनका, लेकिन उसके बावजूद चिंता तो बढ़ रही है। तो उनको क्या सलाह होगी? देखिए, अगर किसी ने स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट किया है कि उन्होंने लग रहा है कि 170 या 160 के करीब और 180 पे निकल जाएंगे फ्यूचर में पोजीशन में, तो मैं एक बार बोलूंगा कि वो थोड़ा निकल जाए, क्योंकि यहाँ से अभी भी लग रहा है कि करेक्शन जो है वो थोड़ा और आ सकता है। बट अगर किसी ने फिजिकल ली है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 75,000 चांदी आई थी तब काफी लोगों ने बाय की थी कि 1 लाख आएगा, उसके बाद करेक्शन आ 60,000। जब 1 लाख टच हुआ था तब लोगों को लग रहा था कि 1,20 आएगा और उसके बाद वापस से 75 आ गया था। बट उसके बाद हमने देखा कि 1 लाख के ऊपर जब गया तो वो 70 तक भी गया था। तो ये अगर किसी को पोजिशनली होल्ड रखा है तो मैं बोलूंगा थोड़ा लॉन्ग वेट कीजिए। ये चांदी जो है, जैसे हमने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मुझे भी लग रहा है कि 185 190 का टारगेट आएगा, बट शायद नेक्स्ट ईयर आएगा। अभी के लिए स्पेकुलेटिव जो पोजीशन है वो निकल जाइए। जो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगर चांदी नीचे भी आती है तो भी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं।
बट स्पेक्युलेटिव के लिए थोड़ा रिस्की रहेगा जरूर से। ठीक है, तो ये तमाम रणनीति जिसका विशेष रूप से लोगों को ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है कि एक निचले स्तरों पर लगातार करेक्शन नजर आ रहा है और करेक्शन किस स्तर पर जा सकता है वो भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट ने आपको बताया। चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद जरा और क्रूड पर भाविक से भी एक राय ले लेते हैं। किस तरह की अभी सिनेरियो है भाविक आपकी नजर में, मतलब बाजार में ओवर सप्लाई या सप्लाई रिस्क, मतलब चिंता ज्यादा क्या है? देखिए अभी भी सप्लाई रिस्क मुझे नहीं लग रहा कि इतना है। एक वीक पहले की बात करें तो क्रूड ऑयल नीचे ही जा रहा था, और क्योंकि मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंताएं थी, और जब यूएस ने रशिया के दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स पे सैंक्शंस लगाए तो वो आई थिंक क्रूड ऑयल का इट वाज अ शॉर्ट इन द आर्म कि हमने देखा था कि शॉर्ट कवरिंग आई थी। बट अगेन ये बड़ी पिक्चर देखें तो अभी भी वो सैंक्शंस की वजह से इतना सप्लाई शॉक नहीं लग रहा है। जो ज्यादा हम पहले देख रहे थे कि ओवर सप्लाई है, वो थोड़ी कम ओवर सप्लाई है, बट ओवर सप्लाई है। और हिस्टोरिकली अगर हम ये टाइम पे देखें तो डिमांड जो क्रूड की रहती है वो कम ही रहती है। तो आई थिंक आगे जाके कोई सप्लाई शॉक नहीं आता, और यही सिनारियो रहता है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में वापस से गिरावट आ सकती है। आई थिंक WTI 63 के ऊपर जाता है तो ही शायद तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट ने प्राइस इन कर दिया है कि रशिया से जो सैंक्शन है उसकी वजह से ऑयल कम आने वाला है, बट ओवर सप्लाई अभी भी ओपेक प्लस है। इराक जो है वो भी अभी ओपेक प्लस से मांग रहा है कि उसके प्रोडक्शन कोटा है वो बढ़ा सकता है। तो ये सारे सिनेरियो की वजह से मुझे नहीं लग रहा कि क्रूड में भी ज्यादा तेजी हो सकती है। हाँ, यूएस और चाइना के ट्रेड डील पॉजिटिव की वजह से थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बट वो भी मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। तो यहाँ से मुझे भी लग रहा है बेनर्जी साहब ने जैसे बताया, आई थिंक 5500 के करीब अगर मिलता है तो शॉर्ट ही कर सकते हैं। नीचे 5350 या 5300 आ सकता है 5550 के स्टॉप लॉस से। 5550 का स्टॉप लॉस, और जो 5500 और ऊपर के लेवल से उसका ध्यान रखिए, वहां से जो है वो शॉर्ट करने की रणनीति आपके लिए बेहतर होगी। भाविक बहुत करीब से और एक अच्छा खासा तजुर्बा उन्हें एग्री कमोडिटीज का, और जाहिर सी बात है कि समय कम है तो इसलिए फटाफट से जरा एग्री कमोडिटीज पर भी उनसे राय ले लेते हैं। भाविक का जीरा, धनिया, हल्दी, ग्वारगम खासतौर पे यहां पर जो है वो एक्शन नजर आ रहा है। आप बताइए आप कहां पर फोकस करेंगे? देखिए जीरे में अभी हाँ तेजी देखने को मिल रही है, और वो इसीलिए क्योंकि अभी गुजरात में देखें तो बारिश चल रही है, और यूजुअली बारिश जीरे के लिए खराब होती है। अभी जो यील्ड जो है वो थोड़ी असर पड़ रही है, और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। हालांकि इस बार जो क्रॉप की साइज है वो काफी है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत तेजी हो सकती है। डिमांड भी बहुत नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड नहीं है, बट क्योंकि ये लेट बारिश की वजह से यील्ड खराब हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो लग रहा है कि ये और कंटिन्यू हो सकती है, जहां पे 20,000 के करीब जीरा बाय कर सकते हैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 21,000 के टारगेट के लिए, और 19,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी भी सप्लाई टाइटनेस है। नया क्रॉप जो आने वाला है वो मार्च के बाद ही आने वाला है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये क्योंकि सप्लाई अभी टाइट है तो प्राइसेस जो है वो और ऊपर जा सकता है। तो हल्दी में भी 15,000 के करीब बाय कर सकते हैं 15,500 के टारगेट के लिए, और 14,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। धनिया की बात करें तो धनिया में हमने ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी देखी, अभी प्राइसेस थोड़े साइडवेज करेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1-2 दिन में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, तो धनिया अवॉइड करनी चाहिए, और जीरा और हल्दी दोनों में बाय करना चाहिए। तो जीरा 1900 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर खरीदारी 21,000 तक के टारगेट के लिए। हल्दी की बात करें तो यहाँ पर 15,500 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह, 14,800 तक का स्टॉप लॉस। धनिया जो है फिलहाल अवॉइड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए थोड़ा समय बाकी है, और अनिंदय आप बताइए, हालांकि जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग के चैलेंजेस के बीच में मेटल पर रणनीति एक तरह की चुनौती जरूर है, लेकिन फिर भी बताइए मेटल्स पर ओवरऑल आपकी क्या राय बन रही है? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर मुझे रैंकिंग करना पड़े तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट पिक है जिंक, एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, मगर तीनों मेटल में एक तेजी है और बाय ऑन डिप किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो मेटल्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत आपको आगे चलना है, और जिंक जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा टॉप नजर आ रहा हुआ। भाविक का ग्वारगम में क्या रणनीति होगी? जरा थोड़ा सा समय बाकी है, जरा इस पर भी रणनीति रखें।
देखिए गुआरगप गुआ सीड दोनों में अगर फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी वीक है। हमने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी थी बट प्राइसेस अभी वापस से करेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी जब तक 9,500 के ऊपर कम नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कोई तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट के ही रिकमेंडेशन है। 9,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं 8,900 के टारगेट के लिए, और 9,040 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीड की बात करें तो सीड में भी वही है, डिमांड अभी है नहीं, इसकी वजह से प्राइसेस लगातार करेक्ट हो रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग के बाद ट्रेंड अगर है तो वापस करेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी 4900 पे शॉर्ट कर सकते हैं 4050 के टारगेट के लिए, और 4970 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीड में भी जब तक 5100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कोई तेजी आएगी। तो ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर आपको शॉर्ट करने की सलाह। ग्वारगम के लेवल्स आपको बता देते हैं, यहाँ पर 9,000 के लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और 9,040 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर शॉर्ट 8,900 तक के लिए आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाविक अपना समय देने के लिए। इसके अलावा आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए। चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार भी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।